अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक वाक़े की तरफ जो 1943 में हुआ। लोग सैन फ्रांसिस्को की गलियों में घूम रहे थे जब उन्हें दूर से काले बादल आते हुए नजर आए। उनका ये ख्याल था कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन जो वो बादल करीब आते गए लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई, आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो गई। लोगों को एहसास हुआ कि ये बादल बारिश के नहीं हैं, बल्कि ये बादल किसी केमिकल के हैं। उनका ये ख्याल था कि उनके मुल्क पर या उनके शहर पर किसी ने केमिकल अटैक कर दिया है। इन बादलों का नाम हेलिश क्लाउड दिया गया, यानी जहन्नुम से आने वाले बादल। अभी लोग इस बात को समझ ही रहे थे कि आखिर ये बादल कैसे उनके शहर में आ गए, क्योंकि उनके शहर में तो कोयला जलाने वाला कोई भी कारखाना नहीं था। कि कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का शिकार हुआ एक और शहर, लंदन। वहां पर भी ऐसे बादलों ने अपना डेरा जमा लिया। लोगों को परेशानी हुई सांस लेने में। मैं आपको यहाँ पर एक AI जनरेटेड तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल उस इरा की, उस वक्त की अक्कासी करती है जब लोग मास्क पहन के घरों में बंद हो गए। और यही काम हुआ फिर एक और शहर एडनबर्ग से। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को समझ आनी शुरू होगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसान भी होता है, और वो नुकसान पोल्यूशन की सूरत में उन्हें तंग कर रहा था। माजी करीब में देखा जाए तो हमें 2013 की वो खबरें नहीं भूलती जब वेस्टर्न मीडिया ने चाइना का मजाक उड़ाते हुए बताया कि बीजिंग का शहर स्मोग में घिर चुका है। जी हाँ, इन बादलों को स्मोक कहा जाता है। बीजिंग की स्मोक की अगर बात करें तो वो काले रंग की थी, ग्रेश कलर की थी। मैं उस स्मोक को बड़े गौर से देख रहा था, और फिर चाइना ने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए कि आज चाइना में हमें बड़े शहरों में वो स्मोक नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप वापस चले जाएं सैन फ्रांसिस्को के उन बादलों की तरफ, तो तारीख हमें बताती है कि वो बादल पीले रंग के थे। वो स्मोक पीले रंग की थी, उसमें केमिकल की खुशबू थी, और ये ऐसी स्मोक है जो कि कोयला जलाने से पैदा नहीं हुई थी। तो फिर इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह बनी दो कंपोनेंट्स। जी हाँ, इसके अंदर मौजूद थे VOCs और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आपका सवाल ये होगा कि येलोइश स्मोक जो कि हमें अपने मुल्क में नज़र नहीं आती लेकिन होती है, उसमें VOCs क्या हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स में पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट कर देते हैं, इसलिए हर वक्त हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी VOCs प्रोड्यूस कर रही होती है, हमारे कारखाने VOCs प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फर मौजूद है। अगर एक एटमॉस्फेयर में VOCs बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ज़्यादा अरसे तक अगर इनमें हम सांस लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। अस्थमा, आँखों की मुश्किलात में इजाफा होता है, फ्लू होता है, सर में दर्द होता है, किडनीज डैमेज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और इसकी वजूहात मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम स्मोक में सांस ले रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आँखों के लिए और सांस की बीमारियां कर सकती हैं, तो यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि आपको दिल की बीमारियां, आपके ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा कर सकती है और आपके किडनीज को डैमेज कर सकती है। जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो पेंट्स में मौजूद होता है, ग्लूज में मौजूद होता है, पेट्रोलियम में मौजूद होता है, और ये कंपाउंड ज़्यादातर आता है गाड़ियों से। गाड़ियों में जब कंबस्चन होती है फ्यूल की, वो इनएफिशिएंट कंबस्चन होती है, जो धुआं निकलता है उसमें NO मौजूद होता है। ये दोनों कंपाउंड्स, चाहे VOCs की बात कर लें या NO की बात करें, कुदरत में भी पैदा होते हैं। पौधे भी पैदा करते हैं VOCs। पौधे VOCs का नेचुरली, कुदरती तौर पर एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरीके से अगर NO की बात की जाए तो लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है तो NO प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको दो किस्म की स्मोक की तरफ लेकर जा रहा हूँ। पहली किस्म की स्मोक को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, और दूसरी किस्म की स्मोक को इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ पर प्योर होगी वहाँ पर आपको पीले रंग की स्मोक नजर आएगी। इनमें VOCs होते हैं और NO भी मौजूद है। तो हमारी एटमॉस्फेयर में VOCs मौजूद होते हैं क्योंकि हमारे कारखाने हैं, हम कोयले को जला रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक
एक्टिविटी से भी VOC प्रोड्यूस होता है, जिस तरह प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादातर जिम्मेदार हम खुद हैं। जब हमने VOCs प्रोड्यूस किए और उसके बाद NO गाड़ियों से आया, मुख्तलिफ किस्म के और केमिकल से आया, तो इन दोनों ने रिएक्ट किया और हमें सेकेंडरी प्लूटेंट्स मिले, जिन्हें पैन और ओजोन कहा जाता है। ओजोन का नाम आपने सुना होगा, और हम ये समझते हैं कि शायद ओजोन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो ओजोन एक पॉइजनस गैस है। इस किस्म की स्मोक को फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है और इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सनलाइट में होता है। तो जब सनलाइट प्रोड्यूस होती है तो सनलाइट में VOCs और NO जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मुख्तलिफ किस्म की प्लूटेंट, जिसे पैन कहा जाता है और O3 कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ इंडस्ट्रियल स्मोक की तरफ, जो कि सिर्फ कारखानों से आ रही होती है। फॉसल फ्यूल्स को, पेट्रोल को, गैस को जब हम बर्न कर रहे होते हैं तो उससे रिलीज होती है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। पाकिस्तान में इस वक्त ये दोनों किस्म की स्मोक अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में फॉसल फ्यूल को भी जलाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं इस स्मोक के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट पंजाब अर्बन यूनिट ने शाया की है। उन्होंने कहा है अपनी रिसर्च में, स्टडी में, कि ट्रांसपोर्ट 83.15% हमारी स्मोक की जिम्मेदारी, यानी हमारी स्मोक ज़्यादातर 83% के करीब ट्रांसपोर्ट से आ रही है, 9% इंडस्ट्री से आ रही है और फसलों को जलाने से सिर्फ तकरीबन 4% आ रही है। गोया कि इस रिपोर्ट पर बहुत से खदशात हैं, बहुत से सवालिया निशान है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फसलों को जलाने से स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन याद रखना चाहिए कि गाड़ियाँ गिवन कंडीशन में, सर्दियों की कंडीशन में जो धुआं पैदा करती हैं उससे भी स्मोक हो सकती हैं। नासा का कहना है कि पाकिस्तान में जो फसलें चलाना है और उसके अलावा जो गाड़ियों का धुआं है उसको कंट्रोल ना करने की वजह से, रेगुलेट ना करने की वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है। लेकिन भट्टे भी, ईंटें बनाने वाले भट्टे भी एक बहुत बड़ा सोर्स हैं। हम यहाँ पर भट्टों पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान में टायर जलाकर डीजल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि आप 31 अगस्त का लाहौर का नक्शा देखिए और फिर 10 नवंबर को लाहौर का नक्शा देखिए। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक जहरीली गैस है जो कि लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर आ रही है। तो क्या हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इस गैस को किस तरीके से काबू करना है और इसे ख़त्म करना है, क्योंकि यह हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर रही है। मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और इसी सिलसिले में हमने एक वेबसाइट की खिदमात हासिल की जिसे windy.com कहा जाता है। आप इस वेबसाइट को जाकर, फ्री है, अभी भी देख सकते हैं। जब मैंने इस पर हवा के पैटर्न्स देखे, और मैं 2-3 मरतबा देख चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमूमन हवा हमारे लाहौर के करीब जो इलाके हैं उसमें इंडिया से लाहौर की तरफ आती है, लेकिन रिवर्स भी पॉसिबल है, रिवर्स भी जाती है। और फिर वही हवा का पैटर्न अमूमन पंजाब से नीचे आता है और सक्खर के करीब वो वापस जयपुर की तरफ चला जाता है। सिंध से पैटर्न हवा के जितनी मरतबा मैंने देखे हैं वो इंडिया की तरफ है। तो अगर हम सिंध में फसलों को आग लगाएंगे तो इंडिया मुतासिर होगा, लेकिन अगर अपर पंजाब की तरफ आग लगेगी और इंडिया में लगेगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम भी मुतासिर होंगे और उनके अपने शहर भी मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हवा के ये पैटर्न बदलते रहते हैं। पाकिस्तान से इंडिया की तरफ भी हवाएं चलती हैं और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ भी हवाएं आती हैं। BBC के एक नक्शे के मुताबिक इस वक्त मैं आपको 22 सितंबर 2024 का एक मैप दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सिर्फ लाहौर के गिर्द देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी इस जगह किसानों ने जब हार्वेस्ट कर ली, जो बाकी बचा भूसा है उसको जलाने के लिए आग लगाई। ये हर पॉइंट आपको बताता है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, और इस पर मैं पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि ये आग हमारी ज़मीनों को तबाह कर रही है। हमारी ज़मीनें काश्त के काबिल नहीं रहेंगी कुछ अरसे के बाद। स्मोक में हमारा और इंडिया का मजमूई मसला है। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक इंडेक्स बनाया है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, EQI, जिसके मुताबिक अगर इसका नंबर किसी भी जगह पर 50 से कम है तो वहाँ पर हवा बहुत अच्छी है और आप उसमें सांस ले सकते हैं। जैसे जैसे हम 50 से ऊपर जाएंगे हवा की क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी और 300 पर तो हवा
हैजर्डस है, यानी नुकसान पहुंचाने वाली हवा है, उसमें इतने पोल्यूशन है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है और इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए 300 पर। तो क्या आप जानते हैं कि लाहौर में AQI इंडेक्स कहाँ तक गया? 1900 से ऊपर गया। मैं आपको ये पूरा इंडेक्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैरून कलर में आपको नजर आ रहा है 300 से ऊपर। 300 से ऊपर का मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने लाहौर का डाटा निकाला और मैंने देखा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें डैमेज करती है। तो हमें पता चला कि इसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जर्रे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल जिन्हें PM 2.5 कहा जाता है, इतने छोटे हैं कि हमारा जो बाल है इनसे 30 गुना ज़्यादा मोटा होता है, इतने छोटे हैं। सांस के ज़रिए ये हमारे फेफड़ों में जाते हैं, एक तो हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं और भी इतने छोटे हैं कि ये फेफड़ों के ज़रिए हमारे ब्लड में चले जाते हैं और फिर ब्लड वेसल्स, हार्ट और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। PM 2.5 स्मोक में आम पाया जाता है। मैंने एक हफ्ते पहले यानी तकरीबन 10 नवंबर के करीब, 10 नवंबर से पीछे जाते हुए 2 हफ्तों का डाटा लिया लाहौर का, और जब मैंने डाटा लेकर उसे ऐड करके एवरेज निकाल ली तो मुझे पता चला कि लाहौर की एवरेज जो 10 नवंबर से पहले 2 हफ्ते थे उनमें तकरीबन 997.5 1000 AQI इंडेक्स आया लाहौर का। ये इतना ज़्यादा है कि इस पर लाहौर कई दिनों तक नंबर 1 सिटी रहा है, जो कि पोल्यूशन के एतबार से दुनिया में नंबर 1 रहा है। मैं आपको इसकी तफसील इस तरीके से देता हूं कि हमें जो रिकमेंडेड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई है उसमें बताया गया कि PM 2.5 जो पार्टिकल्स हैं वो 10 माइक्रोग्राम 1 मिलीमीटर क्यूब में होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए। अगर 10 माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब हैं तो 1 से 2 साल तक आपकी ज़िंदगी कम हो सकती है अगर आप उसमें सांस लें, 10 माइक्रोग्राम। और आप जानते हैं कि लाहौर में जब मैंने कैलकुलेशन की तो वो 500 से लेकर 700 माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब आ रहा था। कहाँ पर 10 से कम होना चाहिए, 10 पर 1 से 2 साल ज़िंदगी कम हो जाती है, और कहाँ पर 500 से 700 के बीच में। कुछ कैलकुलेशंस में जो मैंने की उसमें 1000 तक भी जा रहा था, लेकिन मैंने नीचे वाली वैल्यूज़ ली। तो हमें अंदाज़ा इससे होता है कि लाहौर और अब हमारा पूरा पंजाब कितनी ज़्यादा पोल्यूशन का शिकार है और इससे हमारी ज़िंदगियां कम हो रही हैं। एक कैलकुलेशन के मुताबिक 7 से 10 साल तक जो भी लोग इस पोल्यूशन में 10 साल तक रहेंगे उनकी ओवरऑल एज 7 से 10 साल कम हो जाएगी। स्मोक आहिस्ता आहिस्ता हमें मार रही है और इसका सोल्यूशन सिंपल है, और वो सोल्यूशन है हुकूमत के पास। हमें हर सूरत अपनी फसलों को जलाने से रोकना होगा। हमें या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना होगा या साइकिल्स की तरफ जाना होगा। हमें गाड़ियों की तादाद पर भी गौर करना होगा कि हमारी गाड़ियाँ कितनी हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि वो जो धुआं छोड़ रही है क्या उनके एमिशन टेस्ट्स होते हैं, क्या उनके धुएं के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ऐसे टेस्ट नहीं कर रही। जो भट्टे लगे हुए हैं, मेरे घर के करीब एक भट्टा लगा हुआ है, वो भी काला धुआं, आज भी काला धुआं फेंक रहा है। उनके अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ये तहरीक शुरू हुई थी कि उनको अपग्रेड किया जाए, लेकिन अब फिर इस पर काम नहीं हो रहा। जो कूड़ा करकट हम जलाते हैं वो किस तरीके से जलाते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए भी पोल्यूशन पैदा होती है। और आखिरी चीज़, हमने बहुत बड़ी सोसाइटीज़ बनाने के लिए अपने बड़े बड़े दरख्तों के बाग काट दिए, आमों के बाग काट दिए। ये हमने अपने साथ जुल्म किया, अपने मुल्क के साथ जुल्म किया, और अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दरख्त लगाना हमारे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। मैं इस पूरी वीडियो में एक चीज़ आपको नहीं बता सका, जो कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब हम किसी खेत को आग लगाते हैं तो आपके बच्चे उस खेत से अनाज नहीं ले पाएंगे मुस्तकबिल में। हम उस खेत को तबाह कर रहे हैं। हमें वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन वो खेत हमारे तबाह हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली लेगी, जो कि हमारी 7 से 10 साल तक की ज़िंदगियों को कम कर रहा है, और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी
बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और हमें अब ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। हम जैसे लोग तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, क्योंकि वो साइंस जानते हैं कि पाकिस्तान पर ये मुश्किल हालात आने हैं, चाहे वो भूख से हैं, चाहे वो प्यास से हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से हैं, चाहे वो वेदर से, मौसमों से हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे गवर्नमेंट्स भी इस बात को समझें। अगर कोई थिंक टैंक हमने बनाया हो तो वो भी समझें कि पाकिस्तान पर जो हालात आने वाले हैं, अब वक्त है कि हम उस पर काम करें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।